नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग जानेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जिसका संबंध हम लोग के दैनिक जीवन से भी है, जिसका नाम है ब्लड, या हिंदी में इसको हम लोग रक्त या खून के नाम से जानते हैं। टोटल कंप्लीट ब्लड को हम लोग लगभग 10 से 12 वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। आज ब्लड का हमारा फर्स्ट पार्ट है, तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे जनरल इंट्रोडक्शन, टोटल ब्लड के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। और आज के वीडियो में कम से कम हम लोग 40 से 50 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। इतना बढ़िया एक्सप्लेनेशन और इतना इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग इसके पहले नहीं देखे होंगे, और आप लोग आज के वीडियो को बहुत कंसंट्रेट होकर के बिना स्किप किए हुए देखिए। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, ब्लड क्या है? तो सबसे सिंपल इसकी परिभाषा आप लोग इंटर में पहले भी पढ़ा होगा कि ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। मतलब ब्लड को हम लोग तरल संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। तो अब प्रश्न आता है कि इसको हम लोग तरल और संयोजी दो शब्द काहे यूज करते हैं। देखिए, तरल का मतलब क्या आ गया कि यह ऐसा टिश्यू है जो लिक्विड रूप में पाया जाता है, और कनेक्टिव या हिंदी में बोलते हैं संयोजी, जिसका मीनिंग क्या होता है कि जोड़ने वाला। मीनिंग ब्लड क्या है, हमारे तमाम बॉडी पार्ट को, टिश्यू को, आर्गन को, सेल को एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं कि ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, या किस ब्रांच में ब्लड का अध्ययन करते हैं? तो ब्लड के अध्ययन को हम लोग हीमेटोलॉजी बोलते हैं, और ब्लड फॉर्मेशन की प्रक्रिया को हम लोग हीमेटोपोइसिस बोलते हैं, और जिस टिश्यू में ब्लड का फॉर्मेशन होता है उसको हम लोग हीमेटोपोइटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात कि ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? तो इसका आंसर है कि ब्लड में कुछ स्पेसिफिक कलर के वर्णक या पिगमेंट पाए जाते हैं, जिसको हम लोग ब्लड पिगमेंट कहते हैं। तो हम लोग के ब्लड में एक वर्णक है जो ब्लड पिगमेंट के नाम से जानते हैं, वह क्या है? हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन, दो शब्द हीमोग्लोबिन में है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मीनिंग क्या हो गया? आयरन, और ग्लोबिन क्या? एक प्रोटीन है। मतलब हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, जिसकी प्रेजेंस के कारण क्या होता है? ब्लड का कलर जो है कि लाल होता है। अब प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की उपस्थिति कहाँ पे होती है? तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति हम लोग के आरबीसी में होती है। हीमोग्लोबिन में आयरन किस रूप में रहता है, कई बार पूछा गया है। तो हीमोग्लोबिन में आयरन जो होता है वह Fe+2 या फेरस के फॉर्म में होता है। और ग्लोबिन क्या है? कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ग्लोबिन प्रोटीन जो होती है वह 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से, या ये कहें कि 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से मिलकर के बनी होती है। एक अल्फा चेन जो 141 अमाइनो एसिड से बनी होती है, और एक बीटा चेन जो होती है 146 अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। तो टोटल हम काउंट करेंगे 2 अल्फा 2 बीटा का, तो 574 अमाइनो एसिड। मतलब जो ग्लोबिन मालिक्यूल है, एक ग्लोबिन मालिक्यूल वो 574 अमाइनो एसिड से मिल करके बनी होती है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग तथ्य है कि जब आरबीसी हम लोग की ओल्ड हो जाती हैं, आरबीसी की लाइफ आप लोग पढ़ेंगे, जान रहे होंगे पहले से, इसकी लाइफ साइकिल नियर अबाउट 120 दिन होती है। तो जो हीमोग्लोबिन है, तो जो ओल्ड आरबीसी है वहाँ पर वो डिस्ट्रॉय कहाँ पर होती हैं? ये कई बार पूछा गया है वाइवा में। तो आरबीसी जो होती हैं, ओल्ड आरबीसी, वह स्प्लीन में जाके डिस्ट्रॉय होती हैं। तो हम लोग स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी बोलते हैं, या फिर आरबीसी की कब्रगाह के नाम से जानते हैं स्प्लीन को। अब वहाँ पर जब ये आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है तो जो हीमोग्लोबिन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है।
तो हीमोग्लोबिन में जो आयरन होता है फेरस ग्रुप में, वो जाकर के लीवर में स्टोर हो जाता है और वो आयरन का उपयोग फिर दूसरे या फ्रेश हीमोग्लोबिन के फार्मेशन में यूज हो जाता है। और जो ग्लोबिन है, ग्लोबिन का ब्रेकडाउन जो होता है बाइल पिगमेंट के रूप में होता है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, येलो कलर का और ग्रीन कलर का पिगमेंट है, और इसका यूज जो है कि बाइल के फार्मेशन में हो जाता है। अब हम लोग वीडियो पाते हैं, ऐसे हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग कम से कम 40 से 50 ऐसे प्रश्न के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है एग्ज़ाम की दृष्टि से और एक सामान्य जीवन के दृष्टि से। तमाम वनडे एग्जामिनेशन है, टेट है, सी टेट है, उसमें इससे रिलेटेड 2, 4, 5 क्वेश्चन अवश्य आता है। तो आप लोग एक बार 20-25 मिनट का वीडियो होगा, इसको एक बार आप कंसंट्रेट होकर के सुनिए। अब बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। देखिए परिभाषा की हम लोग बात करें तो ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। अभी हम लोग पढ़े ब्लड को हम लोग तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है कि ब्लड जो होता है तरल अवस्था में पाया जाने वाला टिश्यू है और हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट को, सेल को, आर्गन को जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको हम कनेक्टिव बोलते हैं। हाँ, ब्लड को हम लोग रिवर ऑफ लाइफ, जीवन के नदी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ब्लड के बिना जीवन की परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते। क्योंकि हम लोग शरीर में तमाम सारे पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन, वाटर का जो बैलेंस है, pH, तमाम सारी चीज़ें क्या आती है, ब्लड ही क्या है, माध्यम है। अगर हम लोग शरीर से ब्लड को निकाल दें तो हर चीज़ अपने आप जहाँ क्या वहीं के वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो ब्लड को हम लोग रिवर ऑफ लाइफ के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड हैज मीजोडर्मल ओरिजिन, मीनिंग कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म जो 3 लेयर होती है, तो ब्लड की ओरिजिन कहाँ से होती है? तो ब्लड की ओरिजिन जो है कि एम्ब्रियो के मीजोडर्मल लेयर से, या मीजोडर्मल जो लेयर है या ग्रुप ऑफ सेल, वहाँ से इसका फॉर्मेशन होता है। तीसरा पॉइंट आता है कि स्टडी ऑफ ब्लड, ब्लड के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो हीमेटोलॉजी, हीमेटो मीनिंग ब्लड, लॉजी मतलब स्टडी, तो ब्लड के अध्ययन को हम लोग हीमेटोलॉजी कहते हैं, या कहें बायोलॉजी की वह ब्रांच या जूलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम लोग ब्लड का अध्ययन करते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ये भी कई बार पूछा गया है, हीमेटोपोइसिस क्या है? तो फार्मेशन ऑफ ब्लड, ब्लड फार्मेशन की जो होल प्रक्रिया है उसी को हम लोग हीमेटोपोइसिस कहते हैं। और जो तमाम सारी ब्लड का फार्मेशन जिस सेल से होता है उसको हम लोग हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल कहते हैं, और उसी से होल ब्लड का फार्मेशन होता है। और जिस टिश्यू में अगर पूछा जाए कि ब्लड का फार्मेशन जिस टिश्यू में होता है उसको क्या बोलते हैं? तो हीमेटोपोइटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग 2 क्वेश्चन पढ़े हैं, ब्लड फार्मेशन की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? हीमेटोपोइसिस बोलेंगे, और जिस टिश्यू में ब्लड का फार्मेशन होता है उसको हम लोग हीमेटोपोइटिक टिश्यू के नाम से जानते हैं। अब प्रश्न है कि ब्लड का फार्मेशन हम लोग शरीर में होता कहाँ है? तो हम लोग 3 अलग अलग कंडीशन पढ़ेंगे। देखिए, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, अर्ली भ्रूणी अवस्था में ब्लड का फार्मेशन जो होता है वह यॉर्क सैक में होता है। ध्यान रखिएगा, अर्ली एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ब्लड का फार्मेशन यॉर्क सैक में होता है। उसके बाद 3 से लगभग 9 महीने, जब बच्चा गर्भ है 3 से 9 महीने तक, क्या कहेंगे 7 मंथ भी दिया है, लीवर और स्प्लीन में ब्लड का फार्मेशन होता है। और आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद जो है कि ब्लड का फार्मेशन कहाँ पे होता है? बोन मैरो में होता है। ऐसे अगर एग्जाम में पूछता है कि ब्लड का फार्मेशन कहाँ होता है नॉर्मली, तो हम लोग का आंसर वहाँ पे बोन मैरो ही लगाएंगे। ये देखिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है, ब्लड प्यूरिफिकेशन, ब्लड फिल्ट्रेशन और ब्लड ऑक्सीजनेशन ये कहाँ पे होता है? बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है। देखिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन कहाँ पे होता है, क्या है? जैसा नाम से स्पष्ट क्या है, ब्लड को प्यूरिफाई करना। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन जो होता है किडनी और लीवर में होता है। अब इसमें होता क्या है? तो फिल्टर ब्लड एंड एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल, कन्वर्ट टॉक्सिक टू नॉन टॉक्सिक सब्सटेंसेज। मीनिंग ब्लड जो प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया है वह लीवर और किडनी दोनों में मिला के कंप्लीट होती है।
इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको फिल्टर किया जाता है। अपशिष्ट जो तमाम सारे अपशिष्ट पदार्थ उनको हम लोग फिल्टर करते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। अब प्लस जो टॉक्सिक टाइप के सब्सटेंस हैं उनको लेस टॉक्सिक टाइप के सब्सटेंस में कन्वर्ट किया जाता है, या नॉन टॉक्सिक टाइप के मतलब सब्सटेंस में उसको कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद ब्लड अगर फिल्ट्रेशन पूछा जाए तो ब्लड फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है? किडनी में। ब्लड को फिल्टर करने का काम कहाँ पे होगा? जो किडनी में। और ब्लड में फिल्ट्रेशन के बाद तमाम सारे टॉक्सिक कंपोनेंट रह जाते हैं, तो उस टॉक्सिक कंपोनेंट को नॉन टॉक्सिक कंपोनेंट में कन्वर्ट करने की प्रक्रिया कहाँ पे होती है? लीवर में होती है। तो अगर ब्लड प्यूरिफिकेशन पूछा जाए तो हम किडनी लीवर दोनों बताएंगे, दोनों ऑप्शन। अब ब्लड अगर फिल्ट्रेशन केवल पूछा जाए तो किडनी, और ब्लड ऑक्सीजनेशन पूछा जाए तो लंग्स। ऑक्सीजनेशन मतलब क्या हुआ कि जब ब्लड से वेस्ट मैटर निकाल दिया जाता है, टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिसके बाद ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को उसमें मिक्स की जाती है, मतलब उसको 100% ऑक्सीजनेटेड ब्लड किया जाता है। तो ऑक्सीजनेशन जो होता है ब्लड का कहाँ पे होगा? तो हम लोग बताएंगे लंग्स में होता है। अगला ही इन ह्यूमन ब्लड, मतलब ह्यूमन के शरीर में ब्लड का स्टोरेज कहाँ पे होता है? या कई बार पूछा गया एग्जाम में कि ब्लड बैंक के नाम से किस ऑर्गन को जानते हैं? तो इन ह्यूमन ब्लड स्टोर, मनुष्य में ब्लड कहाँ स्टोर होता है? स्प्लीन में। मनुष्य में ब्लड का स्टोरेज स्प्लीन में होता है, इसीलिए स्प्लीन को हम लोग ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। ब्लड बैंक का जहाँ पे ब्लड का संग्रह किया जाए। ब्लड की क्वांटिटी मात्रा कितना होती है? तो एक स्वस्थ हेल्दी मेल में ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है, और हेल्दी फीमेल में ब्लड की मात्रा जो है कि 4 से 5 है। मतलब एक अगर मनुष्य, एक मेल व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसमें ब्लड की मात्रा 5 से 6 लीटर या इसके आसपास हो सकती है। हेल्दी फीमेल में ब्लड की मात्रा 4 से 5 लीटर हो सकती है। ब्लड पिगमेंट क्या है? अभी हम लोग पढ़ें। ब्लड पिगमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन बोलते हैं। हीमोग्लोबिन क्या? हीमोग्लोबिन एक ब्लड पिगमेंट है जो 2 कंपोनेंट से मिलकर बना है, हीम और ग्लोबिन। हीम मतलब आयरन, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन हो गया। हीम कई बार पूछा गया कि हीमोग्लोबिन में हीम किस रूप में रहता है? तो हीम जो होता है Fe+2 या फेरस के रूप में रहता है, और ग्लोबिन जो प्रोटीन है वह कॉन्जुगेटेड या कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है। ग्लोबिन प्रोटीन 2 अल्फा चेन 2 बीटा चेन से मिलकर बनी होती है। एक अल्फा चेन बताया गया कि एक अल्फा चेन जो होती है 141 अमाइनो एसिड से, एक बीटा चेन जो है कि 146 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो 2 अल्फा 2 बीटा, जिसको अगर हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो 574 आएगा। मीनिंग कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वह 574 अमाइनो एसिड से मिलकर के बना होता है। एक और जो बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो कि हीमोग्लोबिन को एक आरबीसी में कई बार पूछा गया कि एक आरबीसी में कितने हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं? तो एक आरबीसी में लगभग 270 मिलियन, ध्यान रखिएगा, एक आरबीसी में 270 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होते हैं। और एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो होता है वह 4 ऑक्सीजन को कैरी करने का, ट्रांसपोर्ट करने की कैपेसिटी रखता है। तो इस हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करेंगे 280 मिलियन में 4 का अगर हम जो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2 बिलियन, मीनिंग क्या हुआ कि एक जो आरबीसी मॉलिक्यूल है, एक आरबीसी मॉलिक्यूल 1 या 1.2 बिलियन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करने की, ट्रांसपोर्ट करने की क्षमता रखती है। बहुत इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर हम लोग हीमोग्लोबिन की मात्रा की बात करें तो हेल्दी मेल में 13 से 17 ग्राम पर 100 ml ब्लड, मतलब 100 ml ब्लड में 13 से 17 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है। फीमेल में 12 से 15 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है, और बच्चों में 11 से 17 या कहीं कहीं 15 से 25 ग्राम पर 100 ml हीमोग्लोबिन की मात्रा होती है बच्चों में। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कि प्योर ब्लड का कलर कैसा। अगर ब्लड प्योर है, फुल्ली ऑक्सीजनेटेड है तो ब्राइट रेड होगा। अगर ब्लड हमारा जितना इम्प्योर होगा या डीऑक्सीजनेटेड होगा तो वह डार्क रेड कलर का होता है। अगले पॉइंट हम लोग आते हैं ब्लड पंप बाई, ब्लड की जो पंपिंग होती है हम लोग के पूरे शरीर में, ऑल ओवर दी बॉडी, तो ब्लड का जो पंप होता है वह हार्ट के द्वारा होता है। अब हार्ट की पोजीशन कहाँ पे होती है हम लोग के शरीर में?
तो हम लोग के शरीर में जो हार्ट की पोजीशन है वैसे मिड साइड जो है, चेस्ट का मिड साइड, तो मिड लाइन से हल्का सा स्लाइटली लेफ्ट साइड, मिड लाइन से स्लाइटली लेफ्ट साइड जो कि हम लोग का हार्ट होता है। ब्लड का नेचर क्या होता, क्या टेस्ट, ब्लड क्या होता है, हल्का सा एल्कलाइन, मतलब ब्लड का टेस्ट करने पर हल्का सा क्षारीय प्रतीत होता है, इसलिए कि ब्लड का पीएच क्या होता है 7.4 होता है। अब प्रश्न आता है कि पीएच क्या है, इसको हम बोलते हैं पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन आयन। ब्लड के पीएच जो है, एक कई बार पूछा गया कि पीएच, हम किसी भी चीज़ का पीएच किस आधार पर आइडेंटिफाई करते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब जो ब्लड का पीएच है वो हम H+ आयन और OH- आयन के कंसंट्रेशन के आधार पर कैलकुलेट करते हैं, या सिंपल में कहें कि हाइड्रोजन आयन, पीएच का मतलब पोटेंशिया ऑफ हाइड्रोजन आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के आधार पर किसी भी सब्सटेंस का में अगर H+ आयन और OH- आयन दोनों की संख्या बराबर होगी तो ऐसे सब्सटेंस का पीएच क्या होता है 7 होता, मतलब न्यूट्रल होगा। जैसे जैसे H+ की मात्रा बढ़ती जाएगी वो सब्सटेंस अम्लीय होता जाएगा, पीएच 7 से कम होता जाएगा। जैसे जैसे OH- की संख्या बढ़ती जाएगी, सोल्यूशन हमारा क्षारीय होता जाएगा, पीएच हमारा 7 से 14 की तरफ बढ़ता जाएगा। पीएच स्केल पूछा जाए तो पीएच स्केल 1 से 14, मतलब 1 से कम पीएच अभी तक नहीं है और 14 से ज़्यादा, और 7 पीएच क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो 7.4 मतलब ब्लड हल्का सा क्षारीय होता है। ठीक, पीएच के कॉन्सेप्ट को सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अब हम लोग अगर हार्ट के वेट की बात करें तो हार्ट का वेट जो होता है लगभग 280 से 350 ग्राम। एक हेल्दी मेल में हृदय का जो वजन होता है 280 से 350 ग्राम मेल में होता है, और 230 से 280 ग्राम जो होता है वह फीमेल में होता है, हृदय का वेट। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि नॉर्मल बीपी मतलब ब्लड प्रेशर, तो कई बार आप लोग देखे होंगे कि जब बीपी डॉक्टर के यहाँ जाते हैं चेक कराते होंगे तो 120/80 mmHg ये नॉर्मल बीपी है। तो कई बार प्रश्न आता है कि 120/80 ही क्यों हम इसको मेजर करते हैं और mmHg क्या है। देखिए 120 क्या है, हमारा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, और 80 हमारा क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि जो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वह 120 mmHg, मतलब क्या था, पारे का सिंबल है। तो मीनिंग जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है या सिस्टोलिक कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर लगाता है वाल पर, वह 120 mm, उसका दाब जो होता है 120 mm पारे के दाब के बराबर होता है। कई बार पूछा कि 120/80 है क्यों हम लिखें, तो इसका रीजन ये है कि जब नॉर्मल व्यक्ति में बीपी को मापा गया तो नॉर्मल हेल्दी व्यक्ति में सिस्टोलिक ब्लड का प्रेशर जो होता है 120 mm पारे के दाब के बराबर होता है, और डायस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर होता है वह 80 mm पारे के दाब के बराबर होता है। इसलिए कहा गया कि नॉर्मल बीपी जो होती है वह 120 से 180 mmHg होती है। इसमें 120 क्या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, 80 क्या है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। अब ब्लड प्रेशर हम किस इंस्ट्रूमेंट से ब्लड प्रेशर को मापते हैं, तो जो बीपी को मापने का इंस्ट्रूमेंट है उसको हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, स्फिग्मोमैनोमीटर उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है जिसके द्वारा हम लोग बीपी को मापते हैं। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन ऑफ ब्लड के हीमोग्लोबिन को हम लोग किस यंत्र से मापते हैं, किस इक्विपमेंट से मापते हैं। देखिए जो ब्लड का मतलब हीमोग्लोबिन होता है वह हीमोमीटर, उसको हम लोग सिंपल बोलते हैं, या हीमोग्लोबिनोमीटर या साहली हीमोमीटर या हीमोग्लोबिनोमीटर या हीमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग ब्लड में हीमोग्लोबिन की मात्रा को काउंट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अगला, ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज की मात्रा कितना होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ब्लड में नॉर्मल ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, अगर व्यक्ति एफ मतलब यहाँ फास्टिंग स्टार्ट, अगर व्यक्ति फास्टिंग कंडीशन में है तो 100 ml ब्लड में ध्यान रखिएगा 100 mg पर डेसीलीटर, मतलब 1 डेसीलीटर ब्लड में हीमोग्लोबिन की ग्लूकोज की मात्रा जो है कि 100 mg होनी चाहिए। मतलब 100 mg में 100 mg ग्लूकोज की मात्रा अगर इससे कम है
तो व्यक्ति क्या होता है, जनरली कोमा में चला जाता है या उसका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है, तो व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में भी जा सकता है। और बिलो 140 आफ्टर मील, और नाश्ता या भोजन के बाद 140 जो है कि mg/dl होना चाहिए अब मील के बाद। अब मीजर कैसे करते हैं, ग्लूकोज की मात्रा को मापते कैसे हैं तो इसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट है ग्लूकोमीटर या ग्लूकोज मीटर। तो ग्लूकोमीटर या ग्लूकोज मीटर के द्वारा हम लोग जो है कि ब्लड के ग्लूकोज को मापते हैं। अब इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ खाते हैं तो अगर कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद क्या था, कार्बन ग्लूकोज रूप में कन्वर्ट होगा। तो जितनी रिक्वायरमेंट हमारे सेल में ग्लूकोज की रहती है उतनी ग्लूकोज की मात्रा को तो ब्लड में रोक लिया जाता है। जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है, ग्लाइकोजन में। और एक कन्वर्जन कहाँ पे होता है, तो एक कन्वर्जन हमारे जो कि लीवर सेल में होता है या हमारे मसल सेल्स में होता है। तो किसके द्वारा होता है, तो इंसुलिन के द्वारा। इस कई बार हम लोग इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं, आप लोग पहले पढ़े भी होंगे कि हम लोग के पैंक्रियाज जो अग्नाशय है उसमें ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको हम लोग इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, तो इसमें अल्फा बीटा गामा सेल्स होती हैं। तो बीटा सेल के द्वारा एक हार्मोन बनता है इंसुलिन, और इंसुलिन का फंक्शन क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज है उसको एक ग्लाइकोजन में क्या करती, कन्वर्ट करती। अगर किसी व्यक्ति में इंसुलिन का डिफेक्ट होता है, इंसुलिन का प्रॉपर सिक्रीशन नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति के ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होती है, ब्लड में ज़्यादा एक्सीड कर जाती है। और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा की एक्सीड करने की कंडीशन को हम लोग डायबिटीज़, शुगर या मधुमेह के नाम से जानते हैं। हाँ, अगर जो ग्लाइकोजन का स्टोरेज लीवर में या मतलब मसल्स में है, तो अगर ब्लड में हमारे ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है तो इजलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में अल्फा सेल होती है। अल्फा सेल से ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, और एक ग्लूकागॉन लीवर में या मसल में जो ग्लाइकोजन है उसको किस में मतलब कन्वर्ट करता है, तो उसको जो है कि ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, फिर हमें एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है। अगला पॉइंट है, दो टर्म यहाँ पर है, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपोग्लाइसीमिया। देखिए, हाइपर मतलब क्या होता है, ज़्यादा, हाइपो मतलब कम होता है, और ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। मतलब कि अगर ग्लूकोज की मात्रा हमारे ब्लड में 180 mg/dl से ज़्यादा हो जाए तो एक तरीके से सिम्टम है कि अब हमें बिल्कुल सावधान होना चाहिए, और यही क्या एक तरीके से शुगर का स्टार्टिंग है। तो अगर 180 mg/dl से ज़्यादा ग्लूकोज की मात्रा, तो इस कंडीशन को हम हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं। और ऐसे केस में क्या आता है कि शुगर का जो सिक्रीशन होता है ग्लूकोज का, वो हमारे यूरिन में होने लगता है। अगर ग्लूकोज की मात्रा जो नॉर्मल मात्रा है उससे अगर कम है तो इस कंडीशन को हम हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, मतलब ग्लूकोज की मात्रा का नॉर्मल से कम हो जाना। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लड कंपोजिशन। तो ब्लड कंपोजिशन, ब्लड के दो बेसिक कंपोनेंट हैं, पहला प्लाज्मा है और दूसरा क्या है, ब्लड कार्ब्स। टोटल ब्लड का 45% ब्लड प्लाज्मा और टोटल ब्लड का 55% क्या, ब्लड सेल्स या ब्लड कार्ब सेल्स। अब ब्लड सेल्स या ब्लड कार्ब सेल्स में ही आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स को रखा गया है। अब अगर हम लोग ऐसे देखें तो प्लाज्मा क्या है, तो ब्लड माइनस ब्लड कार्ब सेल्स। ब्लड से ब्लड कार्ब सेल्स को हम निकाल दें तो जो तरल पदार्थ बचता है जिसमें तमाम सारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट हैं, उनको हम प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा का 90% क्या होता है, उसमें वाटर होता है। ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूसी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आरबीसी जिसको हम लोग रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, ये आरबीसी को हम लोग इरिथ्रोसाइट के नाम से जानते हैं, और इसका कलर रेड होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण। अब डिटेल वीडियो हम लोग अभी इसमें 10-12 वीडियो पढ़ेंगे, तो फिर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी अलग अलग हम लोग अलग अलग वीडियो पढ़ेंगे। डब्ल्यूबीसी जो है वाइट ब्लड सेल या कलरलेस होती हैं, इसी को हम लोग अमीबोसाइट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि डब्ल्यूबीसी को अमीबोसाइट क्यों कहते हैं, इसलिए कि डब्ल्यूबीसी का शेप जो होता है इरेगुलर होता है, इसलिए हम डब्ल्यूबीसी को अमीबोसाइट कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से जानते हैं। डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब कलरलेस, साइट मतलब सेल, या कलरलेस होने के कारण इसको हम लोग ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि ब्लड का प्रमुख फंक्शन क्या क्या है।
देखिए ब्लड का जो प्रमुख फंक्शन यहाँ पे हम लोग 10 पढ़ेंगे, इसके अलावा बहुत सारा फंक्शन, लेकिन मेन फंक्शन इसका 10 जो है। पहला क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ब्लड का पहला फंक्शन यह है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करना, कहाँ से? लंग टू बॉडी टिश्यू। ध्यान रखिएगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन जब हम लिखेंगे तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू लंग, मतलब कि हमारे लंग में जो ऑक्सीजन है, जो हीमोग्लोबिन है, वो ऑक्सीजन से जुड़ता है, ऑक्सीजन को ले जाएगा बॉडी टिश्यू में। बॉडी टिश्यू में ऑक्सीजन का मात्रा कम होने से Hb और O2 टूट के अलग हो जाएगा। O2 का यूज जो है कि वहाँ पे हमारी बॉडी सेल्स कर लेंगे, और फिर जो हीमोग्लोबिन वहाँ फ्री होता है तो वह कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन होता है हीमोग्लोबिन के द्वारा। कहाँ से कहाँ? तो बॉडी टिश्यू टू लंग। तो जो हीमोग्लोबिन का फंक्शन किसका? ब्लड का फंक्शन है। तो पहला होगा ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 फ्रॉम लंग टू बॉडी टिश्यू होगा, फिर ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू लंग, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल, जो तमाम सारे भोज्य पदार्थ हैं जो खाने के बाद जब पाचन हो जाता है, पच जाते हैं जो इंटेस्टाइन में या सिंपलेस्ट फार्म में हो जाते हैं, तो ब्लड के माध्यम से ही जो खाद्य पदार्थ हैं इनका ट्रांसपोर्टेशन इंटेस्टाइन से लीवर में और फिर अलग अलग बॉडी पार्ट में होता है। चौथा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो तमाम सारे अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, अमोनिया, ये जो अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में अलग अलग बॉडी सेल्स में, टिश्यू में, आर्गन में बनते हैं, ये तमाम सारे वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थ का ट्रांसपोर्टेशन भी जो है कि ब्लड के माध्यम से क्या होता है? ब्लड टू किडनी या बॉडी टिश्यू टू किडनी होता है। किसके द्वारा? ब्लड के माध्यम से। पांचवा है ट्रांसपोर्ट ऑफ हार्मोन। अब पहले आप लोग पढ़े होंगे कि हार्मोन क्या होता है कि इंडोक्राइन ग्लैंड से बनता, मतलब हार्मोन डायरेक्टली ग्रंथ से सिक्रीट होकर ब्लड में जाता है। अब ब्लड में हार्मोन के रिसेप्टर होते हैं, उससे बाइंड करके ब्लड को टारगेट, हार्मोन को टारगेट साइट पर ले जाते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हार्मोन भी किसके द्वारा होता है? ब्लड के द्वारा होता है। छठा फंक्शन है रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। हम लोग के शरीर में ब्लड है, ब्लड का 45% प्लाज्मा है, प्लाज्मा का 90% वाटर है। तो हम लोग शरीर में पानी की मात्रा को बैलेंस करना, बनाए रखना किसका काम है? ब्लड का काम है। और सातवां है रेगुलेशन ऑफ पीएच, मतलब ब्लड का जो पीएच 7.4 है, जिसके कारण जो तमाम सारी बायोलॉजिकल प्रोसेस वह नॉर्मली होती हैं। तो पीएच को मेंटेन करना भी क्या, जो तमाम सारे इलेक्ट्रोलाइट या मतलब मिनरल्स हैं ब्लड में, वह शरीर के हमारे ब्लड के प्रत्येक पार्ट कंपोनेंट में पीएच को मेंटेन करने में सहायक होते हैं। तो ब्लड का पीएच भी कैसे मेंटेन होता है? ब्लड के द्वारा ही। आठवां रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, बॉडी शरीर के तापमान को भी मेंटेन करने में पानी का अहम योगदान होता है। अब पानी का रेगुलेशन कैसे होता है? ब्लड के द्वारा। तो मतलब हमारे शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में ब्लड का बहुत बड़ा योगदान है। और अगला है प्रोवाइड, 9वां पॉइंट है इम्यूनिटी, मतलब कि जो एंटीबॉडी है जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से जानते हैं। तो एंटीबॉडी कहाँ पे है? इनका फॉर्मेशन या ये ब्लड में ही है। तो ब्लड के माध्यम से एंटीबॉडी क्या करते हैं कि इम्यूनिटी, जो तमाम सारे फॉरेन पार्टिकल्स बाहर से आते हैं वो हमारी डिजीज न उत्पन्न करें, कोई नुकसान न हमें जो पहुंचा सके, उनको मार करके हम लोगों को एक तरीके से हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम होता है। तो मीनिंग क्या हुआ कि ब्लड का एक फंक्शन ये भी हो गया कि हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रोवाइड करना या हमें डिजीज मुक्त रखना। और लास्ट पॉइंट है हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड में हम लोगों के तमाम सारे प्रोटीन्स हैं। तो प्रोटीन जनरली क्या होते हैं कि प्लाज्मा में इनएक्टिव रूप में रहते हैं। और सिंपल आप लोग देखा कहीं पर हम लोगों को ब्लड वेसल्स अगर रप्चर कर जाती है, जो कि चोट लग जाता है, तो ब्लड जैसे ही ब्लड वेसल से बाहर आता है तो वो क्लॉट कर जाता है। तो ये लगभग 11-13 जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो प्लाज्मा में इनएक्टिव रूप में जो है कि मौजूद होते हैं। या प्लाज्मा में जो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है वो हिपैरिन के कारण इनएक्टिव होते हैं। और हिपैरिन एटमॉस्फेरिक एयर के प्रेजेंस में इनएक्टिव हो जाता है। इसीलिए जब कभी चोट लगती है तो जैसे ही वो वहाँ का हिपैरिन एयर एटमॉस्फेरिक एयर के संपर्क में आता है तो वह इनएक्टिव हो जाता है और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर एक्टिव हो जाते हैं। और हमारे शरीर के अंदर ब्लड वेसल्स में हिपैरिन इसीलिए क्या होता है कि एक्टिव रहता है, कहीं कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक एयर नहीं मौजूद है। कई बार आप लोग देखे होंगे कि कोई डॉक्टर या कंपाउंड अगर हम लोग जब इंजेक्शन लगाता है तो उसमें हल्की सी दवा को बाहर निकाल देता है, इसलिए कि उसके अंदर एयर न रहे। अगर एयर है उसमें एयर बबल है और अगर तुरंत इंजेक्शन जैसे लगेगा देखेंगे आप लोग वहाँ पे स्वेल कर जाता है। तो उसका स्वेल करने का रीजन नहीं होता है कि उसमें एटमॉस्फेरिक एयर है और जैसे इंजेक्शन के माध्यम से, दवा के माध्यम से ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, वहाँ का
जो मतलब उसमें जो प्रोटीन है मतलब हिपेरिन क्या आती है, तुरंत वहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगी और वहाँ पे क्लाटिंग होकर के स्वेल कर जाता है, इसीलिए क्या होता है पेन या दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर क्या कहते हैं उसको हम लोग गर्म पानी से हल्का सा उसको सेक दें, जिससे क्या क्लाटिंग वहाँ पे ब्रेक हो जाए या फट जाए। तो आज के वीडियो को हम लोग समरी के रूप में अगर हम लोग देखें तो आज के वीडियो में हम लोग लगभग 40 से 50 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जाने हैं। तो आज का जो वीडियो है ब्लड का ये पहला पार्ट है। अब हम लोग ऐसे ही ब्लड के अलग, इससे अगला वीडियो जो बनेगा तो ब्लड के मतलब कंपोजिशन कौन कौन से हैं, फिर आरबीसी पर, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट्स हैं, फिर इसके ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर क्या क्या, तमाम एक एक करके ऐसे हम लोग 10-12 वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 करके ऐसे पढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आप लोग बहुत कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखिए। अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं वीडियो अच्छा बनाया गया है, आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को आप लोग अवश्य लाइक करिए, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे क्या हो हमें एक एनर्जी, एक फीडबैक मिलता है। हाँ, अगर आप लोगों को किसी प्रकार का सुझाव लगता है कि अगर वो सुझाव हमारे वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाने में अगर इम्प्रूव कर सकता है, तो आप लोग निश्चित रूप से अपना वैल्यूएबल कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।